नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में परीक्षा सिस्टम को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ लुप में काम कर रहा है। परीक्षा की घोषणा होगी, फिर एग्जाम के बड़े बड़े दावे होंगे, फिर परीक्षा के समय पेपर लीक होगा, मामले की जांच शुरू होगी, फिर परीक्षा रद्द हो जाएगी और दोबारा फिर से एग्जाम का ऐलान होगा और फिर से शुरू से सब कुछ वही होगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ लुप में है, सब कुछ पहले से तय है, यानी कि पूरा सिस्टम ही ऑटोमेटिक ढंग से काम कर रहा है। बार बार परीक्षा दे देकर छात्र परेशान हो चुके हैं। छात्र सिस्टम और सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप एक एग्जाम नहीं करा सकते। छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार छात्रों की परेशानी क्यों नहीं समझती। बीएसएससी ने 23 दिसंबर को हुई प्रथम चरण की परीक्षा रद्द कर दी और फिर से परीक्षा अगले 45 दिनों के भीतर लेने की घोषणा की है। पेपर लीक मामले में फजीहत के बाद हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसएससी ने यह फैसला लिया। आयोग ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी कर परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी है। परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था, जिसके बाद आयोग से लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बाद में वायरल पेपर परीक्षा के प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गया था, जिसके बाद जांच का जिम्मा ईओयू को दिया गया था। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने भी पेपर लीक मामले की गंभीरता से जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इस संबंध में स्कूल के एक शिक्षक एसएन ज्योति सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच के लिए खुद आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार भी मोतिहारी के उस स्कूल में पहुंचे थे। शिक्षकों से उन्होंने घंटों पूछताछ की थी। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को राज्य के सभी 38 जिलों में 528 केंद्रों पर 2 पाली में परीक्षा आयोजित हुई थी, जबकि 24 दिसंबर को एक ही पाली में परीक्षा हुई थी। लेकिन प्रश्न पत्र वायरल हो जाने के बाद से हंगामा मच गया है। बीएसएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब छात्रों में आक्रोश है। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने से छात्र परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनका भरोसा सरकार और सिस्टम पर से उठता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार को इसके लिए विशेष पहल करनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, निष्पक्ष जांच कराकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना अब आम बात हो गई है। खासतौर पर बीपीएससी के बाद अब बीएसएससी का मामला सामने आया है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक होता है और परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। हमारे साथ कई जो परीक्षार्थी हैं मौजूद हैं, जिन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग सेंटरों पर जाकर के परीक्षाएं दी हैं। कहाँ आपका सेंटर था और उस वक्त कब आपको पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई? जी, मेरा आरा में सेंटर था, 24 तारीख को था और जैसे ही 11:30 हुआ तो पता चला कि वहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है, क्वेश्चन आउट हो चुका है। तो इस सेंस में गवर्नमेंट को, जहां तक मेरा ओपिनियन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बहुत बड़ी एक्शन ली जाए और उस पर जो एसआईटी गठित हो रही है या बहुत सारे एक्शन आ रहे हैं, उसको जितना से जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट करके उस पर एक कंक्लूजन निकाला जाए और कंक्लूजन निकालने के बाद उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक है जो अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे सिपाही लीजिए, टीटी लीजिए, बीपीएससी लीजिए, बिहार एसएससी लीजिए, कुछ न कुछ हर समय हर बार एग्जाम में ऐसे ही होता है। ये सब जहाँ तक हो गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। क्या करके कैसे किसी का परिवार यहाँ पे पैसा भेजता है, स्टूडेंट पढ़ता है, किस परेशानियों से गुजरता है। अगर आप हो सके तो एक बार किसी लॉज में जाके देखिए क्या परेशानी है। इसमें क्या कहा जा सकता, हो सकता है फिर पेपर लीक हो जाए। इसमें गवर्नमेंट को सख्त से सख्त मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर गवर्नमेंट फिर निष्पक्ष एग्जाम करा पाए।
अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि जैमर लगा हुआ, मोबाइल काम नहीं करेगा। ये बस ये इतना ही जवाब दे दे कि जैमर लगने के बाद प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ जाता है। क्या उतना बड़ा आयोग खर्चा किया, उतना वो किया, सरकार भी इस पे स्पष्टीकरण दे कि इतने बड़े बड़े टेक्निकल यूज के बाद पेपर कैसे बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े आदमी से संलिप्त है। पेपर से पहले कहीं किसी को पेपर मिल जाता होगा या पहले ही जहां पेपर छपता वहां से ही वितरण कर दिया जाता होगा। ये सब है कि बस परेशानी में डालना है। एक स्टूडेंट को 300-350 किलोमीटर ठंडी में दूर भेज कर परेशानी में डालना है। स्टेशन पर क्या हाल हुआ, कैसे बीती, ये सरकार को कुछ नहीं मालूम है। सरकार को चाहिए कि सीबीआई को दे दे, वो अपना जांच करे अच्छी तरीके से और निष्पक्ष जांच करे और विद इन 30 डेज में फिर से एग्जाम कंडक्ट कराए और सारे शिफ्ट को निष्पक्ष जांच कराए। बार बार ऐसा ही हो रहा है, बार बार आप लोग तैयारी करते हैं। बार बार तैयारी करने के बावजूद ये जब भी लीक होता है तो कभी भी उसको पकड़ के अच्छे से कार्रवाई नहीं किया जाता, फिर तो बार बार हो जाता है वैसे ही। उसको पकड़ के किया जाना चाहिए, दंड देना चाहिए। फिर से परीक्षा है, फिर से तैयारी करना है आप लोगों को। फिर से मेरा 23 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट था। जहां तक लग रहा है सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा लीक हुआ है, तो सेकंड शिफ्ट को भी कैंसिल कर देना चाहिए। थर्ड शिफ्ट बचा, फिर से अगेन सबका एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि छात्र परेशान हैं और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, अब इन छात्रों का सिस्टम पर से भी विश्वास उठ चुका है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, हर तैयारी क्यों हो जाती है फेल? ये सबसे बड़ा सवाल है। तैयारी की बात कही जाती है तो आखिर तैयारी फेल क्यों हो जाती है? लगातार लूप में क्यों काम करता है सिस्टम और क्यों बार बार लीक हो जाता है पेपर? आखिर दोषियों पर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई होती है? क्योंकि देखिए, कार्रवाई नहीं होती है, शायद इसी का नतीजा है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है। क्यों बच जाती है बड़ी मछलियां? सवाल ये भी, क्या छोटे स्तर पर लीक हो जाते हैं प्रश्न पत्र? और सवाल तो ये भी बनता है कि क्या पेपर लीक में बड़े लोग शामिल नहीं हैं? क्योंकि आप सोचिए कि एग्जाम देने के लिए लोग जाते हैं और उससे पहले प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। कोई छात्रों की परेशानी आखिर क्यों नहीं समझता? और सवाल ये भी कि क्या एक इम्तिहान नहीं करा सकती सरकार? पटना संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, हर बार क्वेश्चन पेपर वायरल होता है, जांच की बात कही जाती है, जांच अपने स्तर पर हो रही है, लेकिन उन छात्रों का क्या? उन जांच का, उस कार्रवाई का क्या कोई भी फायदा छात्रों को मिल पाता है? उनकी परेशानी तो जस की तस बनी रहती है। बिहार में आपने सही कहा कि कोई भी इम्तिहान सरकार सही रूप से नहीं ले पाती है और यही वजह है कि जो उम्मीद करके जो सपना देखते हैं कि हम अधिकारी बनेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, उनके सपनों पर कुठाराघात होता है। अभी जिस तरह से बीएसएससी का पर्चा लीक हुआ है, परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की जो जांच एजेंसी है, उसने अभी खुलासा किया है कि मोतिहारी में जिस सेंटर से पर्चा लीक हुआ है, जहां से प्रश्न पत्र के पेज बाहर आए हैं, वहां पर एक परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र पहुंचता है, परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे से लैस है, बावजूद वो परीक्षार्थी जो है आसानी से मोबाइल से तस्वीर लेता है और बाहर निकलकर कई मोबाइल पर उस प्रश्न पत्र के पेज को वायरल कर देता है और उसके बाद परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र जो है लीक हो जाता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जैमर लगे होते हैं, अधिकारी निगरानी करते हैं। आखिर सीसीटीवी की नजर में जब वो छात्र फोटो ले रहा था क्वेश्चन पेपर का, उस वक्त परीक्षा के दौरान उस छात्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों शिनाख्त नहीं हुई? एसआईटी का या आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा जब दिया गया, तब ये छात्र जो मोतिहारी सेंटर से कहीं ना कहीं फोटो खींचते हुए पकड़ा गया है, जो सुपौल का रहने वाला है। तो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है बीएसएससी की, बिहार सरकार की, जो आज लाखों अभ्यर्थी जो सपना देख रहे थे कि हम पहली बार ही परीक्षा देंगे, इम्तिहान देंगे और रिजल्ट जारी होगा, हम अधिकारी बनेंगे, अब 45 दिनों के अंदर फिर से कहा गया है कि परीक्षा ली जाएगी। यानी 2 दिवसीय इम्तिहान था पहले चरण और दूसरे चरण में। 23 तारीख को यानी शुक्रवार के दिन ही प्रश्न जो है वायरल हो गया था, जिससे लीक माना गया है और जांच एजेंसी ने ये एक्सेप्ट किया है कि बड़ी लापरवाही बरती गई है। यानी 1 घंटे बाद जो वायरल प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, कहीं ना कहीं
एक लापरवाही है, एक बड़ी चूक है, जिसके बाद आयोग ने आनन फानन में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन अब परीक्षार्थियों को बिहार सरकार की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, अब वो सीधा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नए साल में 4 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि 4 तारीख को राज्य भर में बिल्कुल जाहिर सी बात है रजनीश, बार बार प्रश्न पत्र लीक होंगे, बार बार नई तारीख मिलेगी, बार बार एग्जाम देना पड़ेगा, तो गुस्सा होना लाजमी है और शायद वही नाराजगी छात्रों की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन आप देखिए अब जो है छात्रों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया और इसलिए उन्होंने कहा है कि 4 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन होगा। जो सेना शांति काल में जितना पसीना बहाती है, युद्ध काल में उसका उतना ही कम खून बहता है। यानी युद्ध लड़ना है तो तैयारी करनी पड़ेगी और युद्ध से पहले जमकर पसीना बहाना पड़ेगा। दुनिया पर मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है और एक बार फिर से कोरोना का आतंक पूरी दुनिया में छाया जा रहा है। चीन में भारी तबाही मची है, हर रोज हजारों लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, खतरा भारत पर भी है। लिहाजा केंद्र और राज्य की सरकारें अलर्ट हैं। कोरोना की पिछली तबाही से हमने क्या सीखा है? कोरोना से निपटने के लिए हमारे अस्पताल कितने तैयार हैं? हमारा स्वास्थ्य सिस्टम कितना दुरुस्त है? सांसों की डोर थामने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कितने भरे हैं? ये जानने के लिए आज देश भर में तैयारियों की मॉक ड्रिल कराई जा रही है। यानी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। ऐसे में आप भी सजग रहें और सुरक्षित रहें। पड़ोसी देश चीन में जिस तरह से कोरोना से भारी तबाही मची है, भारत उस खतरे से अनजान नहीं बन सकता और यही वजह है कि केंद्र सरकार आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करा रही है। जिला कलेक्टरों की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग ये मॉक ड्रिल करा रहा है, जिसमें 8 प्रकार की तैयारियों को परखा जा रहा है। इनमें प्रत्येक जिले में अस्पतालों की उपलब्धता, कोविड मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता के साथ साथ आइसोलेशन, ऑक्सीजन, आईसीयू, पीएसए यंत्र को और वेंटिलेटर को शामिल किया गया है। साथ ही मानव संसाधनों की उपलब्धता और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में रेफरल सुविधाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कॉल सेंटर की उपलब्धता भी शामिल है। मॉक ड्रिल के दौरान टेस्टिंग लैब, उसकी क्षमता, आरटी-पीसीआर की सुविधा, N95 मास्क, पीपीई किट, टेलीमेडिसिन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना है। ये वो तैयारी है, ये वो हथियार हैं जिसे अभी जुटाना पड़ेगा और उससे फिर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी और आज इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो पूरा हिंदुस्तान कोरोना को हराने की तैयारी में जुटा हुआ है। हम यहां आपको बाढ़ और दिल्ली की 2 तस्वीरें दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देख करके आप समझेंगे कि यहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है। तैयारी जोरदार है, कोरोना पर प्रहार है, क्योंकि कोरोना को हराने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना और यह 2 तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर बाढ़ की है और ये दूसरी तस्वीर जो है वो दिल्ली की है, जहां पर देखिए आज मॉक ड्रिल किया जाना है। आज तैयारियों का जायजा लेना है। जो तैयारी होनी चाहिए, क्या वो मुकम्मल तैयारी हर अस्पताल में उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि हम पिछली गलतियों से सीखते हैं और हमने जो पहले कोविड के फेजेस को देखा है उसमें साफ तौर पर
कई सारी असुविधा थी, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वो परेशानी फिर से ना आए, वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए, इसलिए पहले से तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी भारत में कोरोना के केसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी अभी से तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार अलर्ट है। तैयारियों को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का टेस्ट किया गया। यहां 55 बेड पर ऑक्सीजन का सप्लाई जारी है। टेक्नीशियन नहीं होने के कारण अनट्रेन्ड से काम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ लगा हुआ है। 55 बेड पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। बस एक कमी है कि ये इसको मेंटेनेंस के लिए, प्रबंधन के लिए एक स्टाफ की कमी है, जो कि विभाग ये चाह रहे हैं कि मतलब यहीं पर ट्रेंड हो जाए, एक उपलब्ध कराया जाए स्टाफ जो कि ये काम संभाल सके। और इसके लिए अस्पताल अग्रसर है कि किसी स्टाफ को ट्रेंड किया जाए। और गया में विदेशी नागरिकों के पॉजिटिव मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो भी बाहर से लोग यहां पहुंच रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई भी पॉजिटिव मरीज जांच में नहीं पाए गए हैं। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में भी, भारत में भी पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। और खास करके कल जब गया में 4 कोरोना के पॉजिटिव मिले थे, तो उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उसकी जांच मुकम्मल तौर पर की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी यात्री जो कोरोना पॉजिटिव हो वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकले और जो स्प्रेड है, जो फैलने के चांस हैं वो बहुत कम हो जाए। और यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं जो लगातार जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम है लगातार यहाँ लगी हुई है। लोगों की यहाँ पर जांच की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह का जो कोई मामला अगर बने तो उस मामले को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। किस तरह से यहाँ पर है जांच व्यवस्था? यहाँ पर तो हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और रोजाना कितने जांच यहाँ पर हो जाते हैं? ऐसे तो कुछ लिमिट नहीं है सर, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कोशिश करते हैं कि जो भी कराए उनको हम केसेज आए हैं पिछले कुछ दिनों में, केसेज मिले हैं यहाँ के नहीं? केसेस तो किए बहुत हैं, लेकिन अभी पॉजिटिव केस कोई नहीं है। मतलब जांच मुकम्मल तौर पे यहाँ की जा रही है। हाँ, मुकम्मल तौर पे। मैं पंकज कुमार। तो आपने सुना जो यहाँ जांच अधिकारी थे उनका कहना है कि जो जिस तरह से मामले कई देशों में बढ़े हैं और खास करके कल जब गया एयरपोर्ट पर 4 विदेशी नागरिक पॉजिटिव पाए गए, तो उसको देखते हुए पटना एयरपोर्ट जांच की पूरी व्यवस्था है और कहीं ना कहीं जांच करने से अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई, कोई पॉजिटिव नहीं हुआ और पूरी तरह से जांच व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है। न्यूज़ 18 से पटना के लिए धर्मेंद्र कुमार।
और लोकसभा चुनाव की आहट होते ही बिहार में सियासी समीकरण भी गरमाने लगी है और अपने अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियां समीकरण बनाने में जुट गई है। लेकिन इससे इतर कुछ ऐसे वोट बैंक को भी साधने की कोशिश हो रही है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का, खासकर सेक्युलर पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। और ऐसा ही वोट बैंक है पसमानदा मुसलमान। देखिए इस रिपोर्ट को। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से तो शिकायत है, लेकिन तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। देश की राजनीति खासकर बिहार में एक बार फिर पसमानदा मुसलमान चर्चा में है। पसमानदा समाज की चर्चा तब तेज हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समाज के पिछड़े वर्ग तक पहुंचने की बात कहते हुए पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। इसके बाद पसमानदा समाज के बड़े नेता और पूर्व सांसद अली अनवर ने पीएम को लेटर लिखा है और उन सेक्युलर पार्टियों पर तंज कसा है जो मुस्लिम वोटर्स को अपनी जागीर समझते हैं। अली अनवर ने सेक्युलर पार्टियों के साथ साथ बीजेपी पर भी शायराना अंदाज में तंज कसा है कि अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। तो इस छलावे में नहीं आना है जो बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी जैसे लोग धर्म के नाम पर कर रहे हैं, वो हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू ने अली अनवर के आरोपों को गलत बताया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री पसमानदा समाज के लिए फिक्रमंद हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नीति के साथ काम करती है। हमारा नारा ही है, हम किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभेद नहीं करते हैं। अली अनवर साहब के वक्तव्य का, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इसको कोई नोटिस नहीं करता है। ये एआईएम के एजेंट के तौर पे ये काम कर रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत ही फर्क है। अपनी मांगों को लेकर अली अनवर फरवरी के महीने में पटना में बड़ा सम्मेलन करने की योजना बना रहे हैं। इनकी मांग क्या क्या है वो जान लेते हैं। आबादी के हिसाब से पसमानदा मुस्लिमों को नौकरियों में हिस्सा मिले, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जारी करे केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सीट रिजर्व की जाए, दलित मुसलमानों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। बिहार में पसमानदा मुसलमान की आबादी बिहार के कुल मुसलमानों की आबादी का 85% है, जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, खासकर सेक्युलर पार्टियों का। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।